एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 2 वीक्स वेट की। तो सबसे पहले हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से एक दिन पहले से स्टार्ट करके 2 वीक्स वेट तक बात करेंगे। तो सबसे पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से एक दिन पहले आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है। टेंशन फ्री कैसे होंगे, जब आप कुछ सोचेंगे नहीं। तो इस बार में आप बिल्कुल सोचेंगे नहीं, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आप ट्राई करिए। आप कुछ मत सोचिए, सिर्फ हैप्पी रहने की ट्राई करिए। अपना कुछ फेवरेट मूवी देखिए, कोई फेवरेट गेम हो, कोई फेवरेट आपकी हॉबी है, कुछ पेंटिंग, कुछ ड्राइंग या आर्ट एंड क्राफ्ट, ये एक दिन पहले करिए ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रहता है तो हमारे एंडोमीटर की जो लाइनिंग है वो रिसेप्टिविटी उसकी कम हो जाती है, बॉडी जो है वो सर्वाइवल की तरफ जाती है और वो प्रेगनेंसी के चांसेस को ऑटोमेटिकली कम कर देती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जाना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। तो जैसे ही आपको नेक्स्ट डे आपको जब जाएंगे तो आप सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आपकी जो हेयर हैं वो एक दिन पहले ही आप वॉश कर लेंगे, क्योंकि अंदर जाएंगे और आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा तो कोई कंटेमिनेशन ना हो, इसके लिए आपको वो हेड कैप तो ज़रूर देंगे ही, बट आपको भी अपनी हेयर को जो है पहले ही वॉश कर लेना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम बाल नहीं धोएंगे, जो कि एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता, बट स्टिल आप एक दिन पहले आपको हेयर वॉश करनी ही है। आपको अपनी ऑब्वियसली आपको बात तो लेना ही है, और जो है इंटीमेट वॉश के लिए आप पहले ही डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के रखें, और जो कि वो जो वॉश होता है आप उसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा लाइट आप अपने क्लोथ्स रखेंगे। अगर सर्दियां हैं तो नॉर्मल आप सर्दी के क्लोथ्स, और अगर गर्मियां हैं तो कॉटन के क्लोथ्स आप वियर करेंगे। आपको कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन कर जानी है, क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में होगा तो आपको ज्वेलरी उतारने को भी बोलेंगे। और कोई कॉस्मेटिक नहीं करना है यूज़, क्योंकि आपको लिपस्टिक भी कोई यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो की जो क्वालिटी है उस पर इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आप फेस पर कोई भी क्रीम भी ना लगाएं। क्रीम हल्की फुल्की आप लगा सकते हैं, बट जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वाली क्रीम्स होती हैं आप उनसे बचिए। अगर बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑयल यूज़ करेंगे अपने फेस के लिए भी, या फिर आप कुछ भी ना यूज़ करें। तो ये तो हो गया कि आप जब जा रहे हैं तब। और जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ भी आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। किसी भी पेशेंट से आप किसी तरह की कोई टेंशन वाली बात ना करें, और बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपको। आप डॉक्टर से पहले ही बात कर लीजिए। वैसे तो इसमें कुछ एम्प्टी स्टमक होता नहीं, क्योंकि डॉक्टर आपको लाइट ब्रेकफास्ट के लिए बोल ही देते हैं। फिर भी आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से जाने से पहले ही डॉक्टर से बात कर लेनी है कि इसमें आप ब्रेकफास्ट के लिए आपको क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। तो अगर आपको कोई डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करी है पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले, तो आप वो भी आप ले लेंगे। अब मैं बात करूँगी कि जब आप वेटिंग एरिया में होते हैं तो आपको क्या करना है। आपको अपने वहाँ के जो स्टाफ है वहाँ से बात करनी है कि आपको जो पॉट होता है वो वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। वहाँ पर आपकी जो ब्लैंकेट वगैरह कई बार अवेलेबल नहीं होते वो, क्योंकि सर्दी में आपको सर्दी लग सकती है। मेरे टाइम पे तो सर्दी इतनी नहीं थी फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में, फिर भी मुझे सर्दी लग रही थी। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे उस टाइम पे आपको हिलना नहीं होता, और पॉट की अवेलेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपको पानी पीने के बोला जाता है तो आप पानी उतना ही पिए जितना कि आपको थोड़ा प्रेशर बने, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी ना पिए। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में किया था कि बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था, जिससे कि मेरे को जस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के जस्ट बाद ही उठना पड़ गया था, क्योंकि वहाँ पर मुझे पॉट अवेलेबल नहीं हुआ था। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। आप प्रेशर ज़रूर बनाएं, लेकिन इतना ज़्यादा भी प्रेशर ना बनाएं और बहुत ज़्यादा पानी भी ना पी लें कि उल्टी आ जाए आपको। तो इसलिए आपको लिमिटेड पानी ही आपको पीना है, और नॉर्मल आपको थोड़ा सा प्रेशर ही बनाना है बस। और उसके बाद आप जब भी आप आते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, तो आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकते। तो इसलिए आप पहले से ही आप गाड़ी का अरेंजमेंट करके रखें, क्योंकि गाड़ी में जाएंगे तो सेफ़ रहेगा। और गाड़ी में भी आप अपने ड्राइवर को, जो भी आप गाड़ी चला रहा है, उसे बोलेंगे कि आप स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी थोड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि जैसे ही आपको अगर स्पीड ब्रेकर पर तेज़ गाड़ी से जाएगी तो गाड़ी में उछल सकती है, और इससे जो है कि आपको आपकी जो बैली है उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि गाड़ी भी जो चला रहा है वो गाड़ी धीरे चलाए, स्पीड ब्रेकर पे भी आप बिल्कुल ध्यान से गाड़ी चलाएं। उसके बाद आता है कि आपको जो मेडिसिन है वो पूरी अच्छे से समझ लेनी है। कई बार TDS का मतलब पेशेंट को नहीं समझ में आता है। सुबह शाम का मतलब होता है 12 घंटे का गैप, यानी कि अगर आपने सुबह 10 बजे ली है तो अगली गोली रात के 10 बजे लेनी है। 3 बार का मतलब है कि आपको 8-8 घंटे का गैप देना है, यानी कि हर गोली के बीच में 8 घंटे का गैप होना चाहिए।
4 बार अगर दिन में है तो उसका मतलब 6 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इंजेक्शन और दवाइयों के बारे में अच्छे से डिटेल में आप नर्स से या डॉक्टर से अपनी बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जब हमारा एम्ब्री ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो वेजाइनल टैबलेट भी रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने पैंटी लाइनर का इस्तेमाल आप करेंगे तो ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। आप अपने घर से ही आप पैंटी लाइनर को आप कैरी कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एम्ब्री ट्रांसफ़र के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं जब आप उठेंगे। तो उसके बाद भी जो आपकी मेडिसिन चलती है, कई बार वी टैबलेट्स आपको प्रोजेस्टेरोन की दे दी जाती हैं। तो आप पैंटी लाइनर को वैसे भी आप घर में अगर इन टैबलेट्स के साथ यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे और ड्राई भी रहेंगे। उसके बाद जब आप घर आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई हेल्पर हो। आपको जो है उठकर खाना नहीं बनाना है। जो खिचड़ी वगैरह आपको खानी होती है, लाइट आपको खाना खाना होता है, तो वो या तो कोई और बना दे या फिर आप उसको कि बाहर का तो आपको खाना ही नहीं होता, तो आप या तो पहले बना कर जाएँ या फिर आपको जो साथ में है हेल्पर या कोई सर्वेंट या कुछ भी, तो आप उसको ताज़ा बनवा कर खाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप उठकर उस दिन तो एटलीस्ट आप रेस्ट करिए ही करिएगा। और ज़्यादा उठकर विगरस कोई भी काम नहीं करना है। उसके बाद आते हैं प्रिकॉशंस। एम्ब्री ट्रांसफ़र हो गया है आपका, आपने रेस्ट भी ले लिया है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी है। इस पर मैं अलग से वीडियो भी बनाया है कि आपको क्या डाइट प्लान लेना चाहिए। उसके बाद आपको कोई भारी काम नहीं करना है, कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी है और ख़ासकर कि बकेट जो होती है वो बिल्कुल नहीं उठानी है। आपको झुकना नहीं है, आपको ज़मीन में नहीं बैठना है, किसी भी चीज़ को पुल या पुश आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अकेले हैं घर में और कुछ चीज़ गिर गई है और ज़रूरी है उसे उठाना, तो आप पैरों के बल बैठिए। आप ऐसे कमर के बल ऐसे झुकना नहीं है, आप पैरों के बल स्ट्रेट बैठिए ताकि आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट रहे। पैरों के को बेंड करके आप बैठिए और उस चीज़ को उठा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। नहीं तो आप बिल्कुल भी झुके नहीं, ज़मीन में बैठना नहीं, ज़मीन में आपको सोना भी नहीं है। ज़मीन में बैठ के कुछ लोग खाना बनाते हैं, आप उसको भी अवॉइड करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए। रिलैक्स करना माइंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री रहिए। कोई हॉबी जो कि पेंटिंग, जो बैठकर हॉबी होती है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूज़िक है, लिसनिंग म्यूज़िक है, मूवी देखिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि जो कि 2 वीक्स वेट में बहुत ज़्यादा सिम्टम के पीछे पड़ जाते हैं लोग। देखिए, हम पहले ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ले रहे हैं, तो इसलिए वो जो सिम्टम्स है वो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट से ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी होगी, या फिर अगर सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इस चीज़ के पीछे मत पड़िए। आप बार बार देखिए मत कि मुझे सिम्टम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो टेंशन जो होती है वो बढ़ती ही है इस चीज़ से। तो इस चीज़ से आप थोड़ा दूर रहें। मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो रेज़ होती है मोबाइल की वो आपके बेबी की इम्प्लांटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप अपना जो आपको यूट्यूब वगैरह देखनी है तो उसको आप टीवी पे लगा के देखिए। मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रहें, मोबाइल पे बात कम से कम करें और जितना हो सके आप या तो लीड लगाकर बात करें फ़ोन पे, फ़ोन को कान पे ना लगाएं। लीड से बात करें या फिर और यूट्यूब वगैरह जो है वो आप मोबाइल से देखें, सॉरी टीवी से देखें, या फिर आप मोबाइल को थोड़ा दूर रख के आप यूट्यूब चैनल्स या जो भी आपका एंटरटेनमेंट का है वो आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है, हल्के गुनगुने पानी से ही नहाना है। बहुत सर्दी है तब, और नहीं तो आपको नॉर्मल पानी से नहाना है। बहुत देर तक पानी में नहीं बैठे रहना, और बाथ टब में तो बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है। आपको जल्दी से बाथ लेना है। और कुछ लोग का ऐसा मानना है कि इसमें पूरी प्रेगनेंसी में हम सिर ना धोएं, तो ये आपके खुद के ऊपर है, खुद को आपकी बिलीफ है। अगर ऐसा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि आपको बाल धोना नहीं धोना है या धोना है। इस चीज़ को मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। और कुछ मैंने ऐसा देखा कि कुछ लोग जो है अपने पेट पर बेल्ट बांध लेते हैं कि गर्भ को गर्मी देनी होती है। ऑल दैट ये सब बकवास है। आप प्लीज़ अपने पेट पर कुछ ना बांधें और इस तरह की चीज़ें ना करें। उसके बाद अगर 2 वीक्स पेट में आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो घबराएं नहीं। आप स्टीम से उसे ठीक करिए। कोई मेडिसिन ना लें, अपने आप कोई मेडिसिन ना लें। अगर आपकी कोई मेडिसिन स्किप हो जाती है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से पूछें। आप बार बार उन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपने इतना पैसा लगाया है तो आप बिल्कुल भी शर्माएं या घबराएं नहीं। फिर बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट की। देखिए, कई बार वी टैबलेट दी जाती है जो कि आपको खुद इंसर्ट करनी होती है। उसके बारे में जो नर्स होती है वहाँ पर, उसे अच्छे से आप डेमो ले लीजिए, पूछ लीजिए। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ग्लव्स पहनकर यूज़ करना चाहिए उसको, और किस तरह से रखनी है। कई बार वो गलत तरीके से रखने पर आपका जो है ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए उसे अच्छे से डॉक्टर से पूछ के आप रख सकते हैं। और जेल है तो आप जेल की भी आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो इस तरह से कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।
उसके बाद आती है बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, खास करके चाइनीज़ फूड जिसमें एजिनोमोटो हो, उसे आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे। घर का बना सिंपल सादा खाना खाएंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं बेड रेस्ट की। बहुत सारे लोग पूछते हैं बेड रेस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद करना होता है या नहीं करना होता। तो अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप ज़रूर करिए, और अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो आप हैवी जो काम है वो मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए, और खाने के बाद वॉक ज़रूर करनी है आपको, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो खाना खाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट ज़रूर घूमना है। डॉक्टर बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं तो करना है, नहीं तो आप सिर्फ हैवी काम अवॉइड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए। और बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग आवर्स तक जो बैठना होता है वो आप अवॉइड करिए। बहुत देर तक खड़ा होना अवॉइड करिए। तो इस तरीके से आप अभी कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे लेटना है, सोना है, बैठना है, कितनी देर बैठ सकते हैं। तो देखिए, आपको जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उस दिन आपको 2 घंटे के लिए सीधा लेटना ही होता है। उसके बाद आप करवट से भी लेट सकते हैं, सीधा भी लेट सकते हैं, बस आपको पेट के बल उल्टा नहीं लेटना है। ये आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पूरी प्रेगनेंसी तक ऐसे ही करना है कि आप बस पेट के बल नहीं लेटना है। बाकी करवट लेके लेटिए, सीधा लेटिए, और कितनी भी देर आप बैठ सकते हैं जितना आपको बॉडी बेयर कर सके। बस लॉन्ग आवर्स तक आपको नहीं बैठना है कि आप 5-6 घंटे के लिए बैठ गए हैं और आपकी बैक एक होने लगा है या नहीं भी होने लगा है तो भी 5-6 घंटे या लॉन्ग आवर्स वेट सिटिंग में आप नहीं बोलूँगी बैठने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको थकान हो सकती है, और आपके जो वहाँ पर जो लाइनिंग है उसके वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है। तो आप या तो आप लेटिए या फिर आप उसमें 10 मिनट्स के लिए हर खाने के बाद वॉक करिए, और इस तरीके से सीडेंटरी आपको नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है। तो ये था मेरा लास्ट में मेरा फाइनल टिप कि आप अपने हर चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी, यानी कि पॉजिटिव अगर आया तो ठीक ही है, और अगर नेगेटिव आएगा तो उस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करेंगी, उस चीज़ में भी आप पॉजिटिव देखेंगी, और सारी चीज़ें आप सारी चिंताएं भगवान पे छोड़ देंगी कि अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है, गॉड पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है कि आपके लिए गॉड ने ज़रूर कुछ अच्छा ही सोचा है। तब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें अलाइन हो गई हैं, और आप सीरियसली अगर आप ऐसा सोचेंगे और इसी तरीके से करेंगे तो आपकी यूनिवर्स जो है वो सारी चीज़ को अलाइन करता चला जाएगा, और जितने भी आपके ब्लॉकेज हैं माइंड के वो सब हट जाएंगे। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि ये करना है आपको, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को हमेशा, हर रोज़। आप किसी भी चीज़ को लेकर थैंक्स बोल सकते हैं, जो कि आपके लिए कुछ भी अच्छा हो सकता है। कि अपने हस्बैंड के लिए आप थैंक्स बोलिए, अपनी फैमिली के लिए थैंक्स बोलिए, आप आपका IVF हो रहा है उसके लिए भी आप थैंक्स बोल सकते हैं यूनिवर्स को। तो अगर आप रिपीटेडली थैंक्स बोलेंगे तो आपको यूनिवर्स थैंक्स बोलने के बहुत सारे मौके देंगे। तो हो सकता